हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज संस्कृत का महामैराथन क्लास जो यहाँ से जो है टोटल बुक आज कंप्लीट कराने वाले हैं आप सभी को। तो संस्कृत का जो है महामैराथन क्लास आरंभ होने वाला है, तो आप लोग सेशन को जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दें अपना अपना फ्रेंड्स को। ये सीरीज जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत का जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत का महामैराथन क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए जो है संस्कृत का महामैराथन क्लास आज जो है कोशिश करेंगे पूरा अंत तक करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो नए हैं चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो जल्दीबाजी में थोड़ा सा निपटाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग का, ये काफी महत्वपूर्ण है। 2023, 22 और 2018 में पूछा गया है। तो शीतला देवी और ऑप्शन बी काली देवी, ऑप्शन बी काली देवी, सी पटन देवी, डी गौरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जो है कब प्रसिद्ध हुआ ये बताना है। तो मुगल वंश काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो जवाब देना है, आंसर हो जाएगा मध्यकाल। क्या हो जाएगा? मध्यकाल है। और आप लोग के लिए जो रिवीजन काफी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग का ये रिवीजन चल रहा है तो आप लोग ध्यान देना है कि आप लोग का जो है कितना आप लोग जो है बता सकते हैं। आप लोग भी कमेंट करना है, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण जिसका तैयारी होगा उसके लिए, और जिसका तैयारी हो गया उसके लिए तो रामबाण होगा, क्योंकि ये रिवीजन उसके लिए हो जाएगा। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है किस नाम से जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान जो है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है गुरुद्वारा। किस नाम जाना? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है क्या, जो पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है? पटना जो किस शब्द से बना है? तो पटन देवी, पाटली, पतन या पतनम, डी पाटन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पतन या पतनम से बना हुआ है। अगला प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फायान, हैंसवांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था। जो मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो याद रखना है इसको भी। अगला प्रश्न है क्या, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे, यानी कितना नंबर के गुरु थे ये बताना है। तो ये 10वां नंबर के गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष हस्तपरितम जीर्णो मनपुता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र थे ये कब से, यानी कब से यहाँ जो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कदा हो जाएगा। जिसका तैयारी हो चुका है तो उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं है तो उसके लिए तो काफी रामबाण होगा। तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा, और जो नहीं है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति
किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाक्रांतम भविष्यति। ये उनकी युक्ति जो है किसकी था? ये जो युक्ति किसका था? भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो ये जो था भगवान बुद्ध का था। किसका था? भगवान बुद्ध का था। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख रचनाकार काव्य कौन है? राजशेखर प्रमुख रचनाकार काव्य कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कूटनीतम। जवाब देना है। राजशेखर जो है प्रमुख ग्रंथ किसका था? तो आंसर हो जाएगा इसका काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका आप लोग को जवाब देना है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका आप लोग को जवाब देना है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? बताना है गोलघर कहाँ है। दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया। तो गोलघर कहाँ है? पटना में। आप लोग को ये भी जवाब कमेंट बॉक्स में करना है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का निर्माण होता है 1746 में, 86 में होता है। आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध का भय रहेगा, यह किसने कहा था? यह कहने वाला था गौतम बुद्ध। कौन कहा था? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न चलते हैं। 53वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे? बताना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख का, सिख संप्रदाय से संबंध था और ये 10वां गुरु था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? ये आप लोग को जवाब देना है। गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी कौन सेतु है? पटना में जो है गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? ये जवाब देना है। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सेतु आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 ईसा, 2500, 2000, 1500, 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला है कूटनीतम। कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, कालिदास। क्या आंसर होगा? दामोदर गुप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? यानी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। इसके समय में राजू रहा था मेघाश्री, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया? पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर हो गई थी? कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर हो गई थी? बताना है। 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक,
200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक। तो आंसर हो जाएगा 1000 वर्षों तक। अगला प्रश्न, सरस्वती चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कलर कुछ ले लेते हैं। अगला प्रश्न है परिभूत पुंडरम स्नानम की संज्ञा जो है किसे दी गई थी। पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्रा राक्षस। जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ क्या, वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ क्या है। आचार संहिता, विचार संहिता, वृहत संहिता, मंत्र संहिता। तो अब वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था क्या, वृहत संहिता। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप लोग को याद है क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह महामैराथन क्लास है संस्कृत का, क्लास 10 के लिए। तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा और आज जो है ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुरम। तो क्या था, तो पाटलिग्राम था। अगला प्रश्न है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। पुरुषपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो क्या था, यह तो पाटलिपुत्र था। अगला है पटना में कौमुदी महोत्सव जो है कब से मनाया जाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के काल से ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेघाश्री पटना किसके समय आया था। ये हम बता चुके थे कि मेघाश्री पटना किसके समय आया था, ये आया था ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, ये जो था ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अलस कथा में। किसमें चलते हैं, अलस कथा में। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। आज टोटल चैप्टर का आज हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और जो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगला चलते हैं अगला प्रश्न में। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन सा मंत्री था। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन सा मंत्री था, यह वृषर था। क्या था, वृषवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृषवर कैसा मंत्री था। वृषवर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा दानशील, दयालु। ये सारा जो है आंसर था, ये वृषवर। ये कहाँ का था, अगर पूछा जाएगा वृषवर जो है मिथिला का मंत्री था, यह भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आलस में आग क्यों लगाई गई थी। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आलसियों को चिन्हित करने के लिए परीक्षा लिया गया था, वो आग लगाया दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नियोगी पुरुषा आलस्यालयम वही दावित्वा निरुपय या मासु रेखांचित का पद का प्रश्न के विकल्प में कौन सा आंसर सही है, इसका जवाब देना है। क्या आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा कुत्र। क्या हो जाएगा, कुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अये वाचाला, अये वाचाला कति वाचनानि वस्तुओं शकुनुत, ये किस आलसी का कहना था? तो ये चतुर्थ ये आलसी का कहना था। अगला प्रश्न, अलस कथा के लेखक रचयिता कौन है? ये कौन है? तो विद्यापति। कौन है? अलस कथा के लेखक विद्यापति है। रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गया? ये जो है धूर्त लोग जो आता था खाने के लिए वो पलायन हो जाता है। अगला प्रश्न, अलस सलाह अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, हितोपदेश। तो क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगला है उर्कितो यदास्मिन् गिरे अग्नि लमनो अस्ति, ये किस आलसी का कहना था? तो यह जो है द्वितीय आलसी का कहना था। अगला प्रश्न है, अलस साला कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है ये। नेक्स्ट प्रश्न, मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि कौन थे? जवाब देना है, मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि कौन थे? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यापति ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न चलते हैं, पतिरेव पतिरेव गति डस बालक का नाम जननी गति। क्या आंसर हो जाएगा? स्त्री नाम। क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। अगला पर अलग सलाह में आग जो है किसने लगाई थी? अलग सलाह में आग किसने लगाई थी? आलसियों ने, अलग सलाह के कर्मचारियों ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ताकि आप लोग को जल्दी से जो है पूरा रिवीजन करा सके कम समय में। अगला प्रश्न, आला सलाह में आग जो है कब लगाई गई थी? जब आला सलाह में आग लगाई गई थी, जब आल सब सो रहे थे तभी जो है लगाए गए थे। अगला प्रश्न, आला सलाह पाठ में अहो कथयम कोलाहल किसकी युक्ति है? ये जो है ये अलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहल किस आलसी का कहना था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो है पहला आलसी का कहना था। अगला प्रश्न है, कोपी तथा धर्मोपि नास्ति डैश कटेवासमान प्राविरिनोति किसने कहा था? कौन सा आलसी ने? या कौन सा कहा? तीसरा आलसी ने कहा था। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को जो है शत्रु मानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो 4 था। बाकी लोग जो धूर्त था इसलिए परीक्षा लिया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। क्या होता है? आलस होता है। अगला है, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे? तो बनावटी आलसी जो है, जो धूर्त जो था वो भोजन कर रहे थे। अगला प्रश्न है, 4 आलसियों को जो है कैसे बाहर निकाला? तो ये आलसियों को जो है किससे बाहर निकाला था? जो केस जो था, केस को पकड़ करके जो है उसको बाहर निकाला गया था। अगला प्रश्न है, स्थिति सूर्यमूला ही डैश के न धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ संकलित है? ये किससे है? आलस कथा से। अगला प्रश्न, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता है? तो आलस जो है अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, अलस सलाह में आग जो है लगने पर कितने लोग नहीं भाग सके? तो कितने लोग? 4 लोग जो है भाग नहीं सके थे। जो आलसी था वो भाग नहीं सका था। अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होता है। कौन होता है? माता होता है। अगला प्रश्न को चलते हैं, जब आलस कथा में पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? किस दोष का वर्णन किया गया? तो आलस सलाम में जो है आलस कथा में आलस्य का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वो कौन भोजन कराते थे? ये करवाते थे वीरेश्वर। कौन कराते? वीरेश्वर मंत्री था। कहाँ का? मिथिला का मंत्री था। अगला प्रश्न, वो दयालु दानशीलता था। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस्य नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? किस महत्व का वर्णन? मानव गुण का, पशु गुण का? कोई नहीं। तो मानव गुण का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। तो चैप्टर समाप्त हो चुका है अलस कथा। अब हम लोग चलते हैं अगला अगला चैप्टर में। संस्कृत लेखिका क्या है? संस्कृत लेखिका जो है संस्कृत साहित्य लेखिका है। इससे अब जो है आज जो है टोटल कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कंपन राय गंगा देवी का समय जो है कौन सा दी था? कंपन राय गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी। कितना था? 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न गंगा दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो ये था सत्याग्रह गीता। क्या था? गंगा गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? सत्याग्रह गीता। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों की प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? विजय गंगा। कौन थी? विजय गंगा। अगला है अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचा का वर्णन किया गया है? तो पंच। कितना? पंच का किया गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध था? अति प्रसिद्ध कौन था? क्षमा राव। कौन था? क्षमा राव सबसे अधिक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो तिरुमलांबा का। किसका है? तिरुमलांबा का। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो यह है विपुल। क्या है? विपुल। अगला प्रश्न है जनक की सभा में शासक कुशला कौन थी? जनक की सभा में शासक कुशला कौन थी? तो कौन था? गार्गी था। कौन था? गार्गी था। अगला प्रश्न ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो कितना किया गया? चतुर्विंशति, यानी चतुर्विंशति 24 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि जो है मथुरा विजयम किसकी रचना है? मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो मथुरा विजयम जो है गंगा देवी की रचना है। अगला प्रश्न अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर का। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर का था। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित किया गया है? तो किसके द्वारा? कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। तो आप लोग शेयर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। संस्कृत का महामैराथन क्लास है, तो आप लोग अपना अपना फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने कहा था। किसने कहा था? दंडी ने कहा था। विजय गंगा का समय क्या है? विजय गंगा का समय क्या था? 8वीं शताब्दी था। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितने मिलते हैं? तो 40 का मिलते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन थी? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी? तो शिला भट्टारिका, राम भ्रदाम्बा, देव कुमारी का, इनमें सभी, यानी ये तीनों था। तो आप लोग को तीनों का नाम याद रखना है। तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। आप लोग को पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं सशास्त्र कुशला का विग्रह क्या होता है? सशास्त्र शुक्ला का कुशला का विग्रह क्या होता है? साकार सशास्त्र कुशला। अगला है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों से चलती है। अगला प्रश्न मैत्री कौन थी? मैत्री जो है याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी। क्या याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला प्रश्न ऋग्वेद में जो है कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो 24 ऋचाओं का वर्णन किया गया। रिवीजन क्लास चल रहा है, तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो पंडित क्षमाराव। क्या है? पंडित क्षमाराव। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? कितने हैं? 150। कितना है? 150। अगला प्रश्न है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य का। किसका था? चंद्रादित्य का विजय भट्टारिका जो है पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की परीक्षा दी थी। अगला प्रश्न है वनमाला भवालकर किस काल के संस्कृत कवित्रियों थी? तो वो था वर्तमान काल का था। अगला प्रश्न है पंडित क्षमाराव द्वारा जो है रचित सत्याग्रह गीता किस दर्शन से प्रभावित था? किस दर्शन से प्रभावित था? तो महात्मा गांधी था। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो ये गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। अगला प्रश्न है वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन थी? वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका थी मिथिलेश कुमारी मिश्र था। अगला प्रश्न होगा आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है? तो यह है पंडित छमारा। तो आप लोग प्लीज, आप लोग जो नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो इसी प्रकार से जो है आप सभी को पहुंचते रहेंगे सबसे पहले। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? किसका मिलता है? सुलभा का मिलता है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को दी थी। किसको दी थी? मैत्री को दी थी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं भारतीय संस्कार। क्या है? भारतीय संस्कार। निम्न में गृहस्थ संस्कार का कौन सा आता है? मनुष्य में गृह संस्कार कब प्रवेश करता है? कब करता है? विवाह संस्कार के साथ ही जो है प्रवेश कर लेता है। समन्तोन्नयन संस्कार का प्रायोजन क्या है? क्या है? तो इसका है गर्भवती के प्रसन्नता से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो क्या है? संस्कार है। अगला प्रश्न है शेषावस्था में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार से होते हैं। पानी ग्रहण किस संस्कार में आता है? जवाब देना है पानी ग्रहण किस संस्कार में आता है? पानी ग्रहण जो है विवाह संस्कार में आता है। अगला प्रश्न को बताना है कि भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम डैश इति। क्या हो जाएगा? तो संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? ये जो है इनमें से यानी गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है, गर्भस्थ में संस्कार रोपण कर रहे हैं तो किया जाता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न होगा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है कब होता है ये बताना है। ये जो है मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला प्रश्न जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है गर्भाधान संस्कार का जो है प्रयत्न क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का होता है गर्भ से रक्षा होता है। अगला प्रश्न होगा कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गिरी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है केशांत संस्कार जो है कहाँ होता है? ये जो है केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु गिरी में होता है। अगला प्रश्न है हम सबों के भारतवर्ष की प्रति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार होते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के संपन्न होते हैं? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? किसमें होती है? तो विवाह संस्कार में होती है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? क्या है? तो संस्कार होता है। वागदान किस संस्कार में होता है? जवाब देना है कि वागदान किस संस्कार में आता है? तो किस में आता है? निष्क्रमण में आता है। वागदान जो है किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। अगला प्रश्न होता है जो है
अगला प्रश्न है पुंसवंश संस्कार कब होता है? पुंसवंश संस्कार कब होता है? तो जन्म से पूर्व जो है पुंसवंश संस्कार होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है? गोदान जो है किसान संस्कार में आता है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? बताना है चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो जो है यह संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। अगला प्रश्न है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित होता है? वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? क्या? तो प्राचीन काल का आ रहा है। अगला प्रश्न है विवाह विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। विवाह संस्कार में गोदान नहीं आता है, क्योंकि गोदान जो है किस में आता है? तो शांत में आता है। अगला प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? जवाब देना है उपनयन, समापवर्तन, अक्षराम, वेदाराम। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, समापवर्तन हो जाएगा। कन्यादान जो है किस संस्कार में आता है? आप लोग जवाब देना है समापवर्तन, उपनयन, केशांत और विवाह। क्या होगा आंसर? तो कन्यादान किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। अगला प्रश्न प्राचीन संस्कृति पहचान किससे होती है? किससे होती है? प्राचीन संस्कृति का पहचान जो संस्कारों से होती है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार होता है? सीमांतोन्नयन जो किस प्रकार संस्कार में आता है? तो जन्म से पूर्व में आता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो 5 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है गृहस्थ में कितने संस्कार है? गृहस्थ में 1 संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। सिंदूर दान किस संस्कार में आता है? सिंदूर दान जो है विवाह संस्कार में आता है। नामकरण किस संस्कार में आता है? नामकरण जो है शिक्षा संस्कार में आता है। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यह शिक्षा में आता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? यह अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीयों में संस्कार का निर्माण जो होता है कि जो है भारतीयों में जो है संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कौन सा शब्द सीमित व्यंजक के रूप में व्यवहार करता है? तो संस्कार होता है। संस्कार से ही हर चीज किया जाता है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ दोष को दूर तथा गुणों का निर्माण करना होता है। अब हम लोग चलेंगे कर्मवीर कथा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये भी है। तो आप लोग जो है चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो है वीडियो आप सबके पास पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
औद्योगिनम पुरुष सही से में पोती लक्ष्मी, ये युक्ति किस पाठ से संकलित किया गया है? तो यह लिया गया है करवीर कथा से। प्रशासन ने भिखनटोला में एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित था? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। जवाब देना है, क्या आंसर होगा इसका? जवाब देना है आप लोग, क्या आंसर होगा इसका? क्या था बगल में? क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय। अगला प्रश्न है भिखनटोला। अगला प्रश्न है भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है आप लोग को बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बंगाल बताना है। कहाँ है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है करवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट था? करवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट था? किसका था? शिक्षक, पिता, माता, आचार्य। तो किसका था? शिक्षक का था। किसका था? शिक्षक। अगला प्रश्न है औद्योगिनम पुरुष से डैश उपेति, कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी। क्या आता है? उद्योग पुरुष के पास क्या आती है? तो लक्ष्मी आती है। अगला प्रश्न है पूछा गया है वे राम परवेश किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? राम परवेश किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? बताइए। शिक्षा, कर्म, धर्म, कर्म, अहिंसा, सातों कर्म। क्या होगा? जवाब देना। जुट गया किसके लिए? तो शिक्षा, धर्म में। अगला प्रश्न बताना है राम परवेश उच्च विद्यालय स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला। किसका किया था? तो पहला किया था। अगला प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो ये हो जाएगा करवीर कथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मवीर राम परवेश के परिवार के कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो राम परवेश के परिवार में कुल जो है 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न है राम परवेश को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? छात्रानाम अध्ययनम तप का उपाधि जो है किसने दिया था? तो किसने दिया था? गुरु ने दिया था। किसने दिया था? उसको आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु ने दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और जो नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और आप लोग का जो बेहतर से बेहतर आप लोग का तैयारी हो सके और आप लोग का रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है राम परवेश का जन्म किस गांव में हुआ था? राम परवेश का जन्म किस गांव में हुआ था? तो लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भिखन टोला। तो आंसर क्या हो जाएगा? भिखन टोला हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास आती है? परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य, भिखारी। तो किसके पास जाती है लक्ष्मी? जो है परिश्रम के पास। अगला प्रश्न है भिखनटोला देखने कौन आया था? भिखनटोला देखने कौन आया था? जवाब देना है भिखनटोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु।
तो भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया था? तो अध्यापक आया था। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश, श्याम परवेश, गणेश परवेश, घनश्याम राम। तो कौन हो जाएगा? राम परवेश। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी जो है उद्योग पुरुष का करता है। अगला प्रश्न, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो ये पहुंचा कहाँ? भिखनटोला में। कहाँ पहुंचा? भिखनटोला में। अगला प्रश्न है, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? लिपिक, लघु, महत्तम। किसने किया था? महत्तम किया था। अगला प्रश्न है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? क्या क्या? धर्मांतरण किया। अगला प्रश्न है, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? तो लक्ष्मी आती है। अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी करती है। अगला प्रश्न है, किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय प्रवेश किया था? यह जो है किसके? तो आंसर हो जाएगा पिता। अगला प्रश्न को बताना है कि राम परवेश कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग का है? कर्मवीर जो कथा है यह किस वर्ग का उजागर करता है? तो यह जो है, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, दलित वर्ग। किसका? दलित वर्ग का करता है। अगला प्रश्न है, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? बालक, बालिका, महिला? राम परवेश। किसको? राम परवेश को। अगला प्रश्न है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसका? राम परवेश का। अगला प्रश्न है, करवीर राम परवेश ने कहा उन्नत स्थान प्राप्त किया? करवीर राम परवेश ने कहा उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग में। अब चलते हैं स्वामी दयानंद, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा गांव किसका जन्म स्थान था? तो किसका था? तो स्वामी दयानंद का। किसका था? स्वामी दयानंद का था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद। कौन थे? विरजानंद। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। आप लोगों को भी जो है कमेंट बॉक्स में जवाब करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, प्राचीन समाजे अनेका दोषा। प्राचीन समाजे अनेका दोषा क्या हो जाएगा? आसन। क्या हो जाएगा? आसन। अगला प्रश्न है, मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता कि रेखांकित पद का प्रश्न मान क्या है? तो क्या है? काम। ऑप्शन नंबर सी, काम।
अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना किया था? वेद भाष, किसका? वेद भाष का किया था। स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूलशंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुआ था? किस भाषा में हुआ था? संस्कृत में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म होता है 1824 में होता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने जो है घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचा? तो कहाँ पहुंचता है? तो मथुरा पहुंचता है। घर छोड़ते हुए स्वामी दयानंद कहाँ पहुंचता है? मथुरा। डीएवी विद्यालय का सपना कब होता है? तो कब होता है? 1883 में डीएवी विद्यालय का सपना होता है। अगला प्रश्न है, मुनय उर्दू वाहय नियमात दस उपदेश क्या हो जाएगा? अग्नियम। क्या हो जाएगा? अग्नियम। अगला प्रश्न है, रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए थे? ये गया था, घर चले गए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये जो है कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद जो है उपासक था किसका? स्वामी दयानंद किसका उपासक था? ये शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? ये उद्बोधक सिद्ध हुआ शिव को करता था, यानी शिवरात्रि उद्बोधक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था? स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था? यह क्या था? आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना 1875 में होता है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? समाज द्वारक थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का संस्थापक कौन है? आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद। कौन था? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 में हुआ था। अगला प्रश्न बताना है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। अगला है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज का स्थापना किया था? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में किया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब होता है? अभी बताए थे 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो उसका गुरु थे, यानी ब्रजानंद ने किया था। अगला चैप्टर चलते हैं। चैप्टर है व्याघ्रपतिर कथा। क्या है व्याघ्रपतिर कथा चैप्टर? तो व्याघ्रपतिर कथा चलते हैं। पहला प्रश्न है कि व्याघ्रपतिर कथा में दान धर्मोधिक चरित्र भगवान किसका कथन था? तो किसका कथन था? तो धार्मिक। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के रचनाकार कौन? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल ग्रंथ, बाल कथा ग्रंथ। अगला प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? किस पाठ में है? व्याघ्रपतिर कथा। अगला प्रश्न है, कथम मरत्वे
तो वही विश्वास है किसका कथन है? किसका है? पथिक का। अगला है कनियसी पद का अर्थ क्या होता है? कनियसी पद का अर्थ क्या अर्थ होता है? कनियसी पद का अर्थ होता है छोटी। अगला प्रश्न है धूर्ता कृति मालस्यम दशित्वा भोजन प्रनिवंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। क्या हो जाए? किम हो। क्या हो जाए? किम। व्याघ्रपतित कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किससे है? तो हितोपदेश से। बाघ के हाथ में क्या था? बताना है। बाघ के हाथ में क्या था? कुश। क्या था? कुश। व्याघ्रपतित कथा में कुत्र का कनम किसका अर्थ कथन है? किसका है? पथिक का है। अगला है इदम सुवर्णम कंगनम गृहातम, यह युक्ति किसकी है? किसका है? बाघ का। अहम महापगे पतितो असी की किसने कहा था? बाघ ने कहा था। पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया था? तालाब में। पथिक कहाँ गया था स्नान करने के लिए? तालाब। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। व्याघ्रपतित कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो मित्र लाभ से। किसे लिया गया है? मित्र लाभ से लिया गया है। अगला प्रश्न व्याघ्रपतित कथा पाठ में किसके लिए कौंतन्य शब्द का प्रयोग किया गया? कौंतन्य पथिक। व्याघ्रपतित कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? लोभ का। किसका? लोभ का। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन। अगला है कि दरिंदाभराम कौंतनीय माँ डैश निरुजस्य की मौसदी पद किस पाठ से संकलित किया गया? किस पाठ से है? तो व्याघ्रपतित कथा। अगला है व्याघ्रपतित कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपतित कथा पाठ के लेखक कौन है? कौन है? नारायण पंडित। अगला है कौन वनसीन था? कौन वनसीन था? जवाब देना व्याघ्र। अगला प्रश्न बताना है कि दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? जवाब देना व्याघ्र। दुराचारी कौन था? व्याघ्र था। फटाफट जवाब देना है। दानशील कौन था? तो व्याघ्र। अगला जवाब देना है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? जवाब देना है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। अगला प्रश्न कौन लोभ से प्रभावित था? कौन लोभ से प्रभावित था? बताना। पथिक। कौन था? पथिक। अगला प्रश्न है पथिक कहाँ फंस गया? जवाब देना है पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। कहाँ फंस गया? कीचड़ में। अगला प्रश्न बताना पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया था? पथिक किसके मारा द्वारा खाया गया था? बूढ़े बाघ के द्वारा। अगला प्रश्न बताना है और आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। रिवीजन आप लोग को तगड़ा होने वाला है। अगला प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? तो स्वर्ण कंगन। अगला प्रश्न है व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। अगला प्रश्न हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का क्या अर्थ होता है? हित का उपदेश। अगला प्रश्न किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व शांति। क्या है? विश्व शांति। ठीक है, विश्व शांति है तो आप लोग पूरा जो है अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत परिवारी लोग होते हैं सुलभ अलभ सुलभ अत्यलभ। क्या हो जाएगा? सुलभ होता है। अगला प्रश्न है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से में वर्णित है? अशांति का निवारण किस पाठ से लिया गया? तो विश्व शांति। अगला प्रश्न शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? अपकार, परोपकार, स्वार्थ, क्रोध। शांति किससे होती है? परोपकार से। अगला है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता, शत्रु, घृणा, क्रोध। स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है।
अगला प्रश्न है अवेयरनेस व करुणा मैत्री भावेन च डैश शांति भवति, क्या हो जाएगा वैरस्य। अगला प्रश्न भुजंग पद का अर्थ क्या होता है, भुजंग पद का अर्थ क्या होता है सर्प, क्या होता है सर्प। आज मानवता के विनाश का भय किससे है, आज मानवता का के विनाश का भय किससे है, तो है विध्वंसक अस्त्रों से। अगला प्रश्न है किससे असहिष्णुता को जन्म देता है, किसको देता है द्वेष। अगला प्रश्न असहिष्णुता ईर्ष्या का किसको उत्पन्न करता है, तो अशांति को। फटाफट आप लोग को जो है रिवीजन करा, तो आप लोग पुराण तक बने रहिएगा। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो 2 कारण है। अनाथ नामास किससे होता है, किससे होता है पराक्रम से। अगला प्रश्न है शत्रुता को कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है स्वार्थ। अगला है अपने और पराई की गणना कौन करता है, अपने और पराई की गणना कौन करता है संकुचित हृदय वाला। अवेर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, किसकी होती है शांति का। अगला प्रश्न है अशांति से क्या होता है, अशांति से क्या होता है, अशांति से मानवता का विनाश होता है। अगला प्रश्न है वैर से वैर का संबंध क्या है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा फटाफट, और जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैर से वैर का संबंध क्या है, वैर से वैर का संबंध क्या है, जवाब देना है। तो वैर से वैर असंभव। अगला प्रश्न है एक देश दूसरे देकर क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देकर जलता है। अगला प्रश्न है वस्तुतः इस संसार में किस सागर के मध्य में स्थित दिख रहा है, तो किस सागर, अशांति के सागर दिख रहा है। अगला पर विरन विरत ससमन असंभवम, ये युक्ति किसका है, किसका है, तो जवाब देना है महात्मा बुद्ध का। किसका है, महात्मा बुद्ध का। अगला है वैर को कौन बढ़ाता है, वैर को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसको माना जाता है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसको माना जाता है, तो उदारता, किसको, उदारता। अगला प्रश्न है विश्व शांति, विश्व शांति का सूर्योदय किसे मनाता है, विश्व शांति का सूर्योदय किसको मनाया जाता है, परोपकार को मनाया जाता है। अगला है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, वो अशांति का। किसका, अशांति, अशांति का किया गया। अगला कि देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है, देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन सा संस्था है, कौन संस्था है, राष्ट्रीय संघ। अगला प्रश्न है कि देश के चरित्र वाले क्या मानते हैं, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है अनेकों राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, सिद्धू चल रहा है। अगला प्रश्न मानवता के विनाश को भय किससे है, मानवता के विनाश का भय किससे है, तो विश्व विध्वंसक से। लास्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या बलपूर्वक निवारण है, बलपूर्वक क्या निवारण है, तो स्वार्थ प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही, और एक पार्ट और लाएंगे, कंप्लीट संस्कृत हो जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स को, जो नहीं देखे हैं फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब यूट्यूब में पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, इसलिए पूरा अंत तक आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। इसीलिए जो है, इसलिए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट पहला पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट दूसरा पार्ट लाएंगे, एक पार्ट, और एक पार्ट में जो है आप लोग का संस्कृत पूरा
खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसी प्रकार से जो है अपना सपोर्ट बनाए रहेगा अपने दोस्त को। बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।